नमस्कार दोस्तों, आज मैं अजय वर्मा सर के साथ हूं जो माइनर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट में वर्किंग हैं। सर, आपका सेक्रेड गुरुकुल के चैनल पे हम आपका स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो सर, थोड़ा सा आप अपने बारे में ब्रीफ बताएंगे, क्योंकि बच्चों का अभी 2017 का रिजल्ट आया है और उसके बाद अभी इंटरव्यू है उनका 22 फरवरी से लगातार प्रथम चरण का, उसके बाद द्वितीय चरण का होगा। तो थोड़ा सा गाइडलाइन चाहिए कि इरिगेशन के किस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। सबसे पहले तो वे बच्चे जो 2020 का बीपीएससी क्वालिफाई किए हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जी सर, और उन्हें आशीर्वाद देता हूं कि वे सफल हों। जी जी सर। और माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट से मेरा संपर्क है और आज के जो दौर में इरिगेशन डिपार्टमेंट या माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट, एक्चुअल में इरिगेशन डिपार्टमेंट ही है, उसका पार्ट माइनर इरिगेशन हो गया है। जी जी। तो जितने भी वैकेंसियाँ ज़्यादा है वो इरिगेशन विभाग में रहा है शुरू से ही, और इरिगेशन का ही पार्ट हो गया माइनर इरिगेशन। तो इसमें सिविल इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा स्कोप है जी सर। और सिविल इंजीनियरिंग से मोस्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आप इरिगेशन माइनर इरिगेशन डिपार्टमेंट कृषि विभाग से संबंधित रहता है। आप जो खाते हैं, जो किसान उपज करते हैं, जिस पर सभी लोग का निगाह रहती है, वो टोटल माइनर इरिगेशन का है। तो इरिगेशन से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन हैं। आपने सिविल इंजीनियरिंग में पढ़ा होगा, उसमें एक इरिगेशन का अलग सब्जेक्ट ही रहा है। जी सर, बिल्कुल। तो इरिगेशन में जैसे कोई भी काम, भारत कृषि प्रधान देश है, तो कृषि प्रधान देश है तो कृषि के लिए तो बिना इरिगेशन के कृषि हो ही नहीं सकता है। तो इरिगेशन का दो पार्ट है, एक सरफेस है, एक ट्यूबवेल है। जी सर। तो मेजर इरिगेशन विभाग देखता है, और जो 2000 हेक्टेयर तक है वो माइनर इरिगेशन देखता है। 2000 हेक्टेयर तक जो कमांड एरिया है उसको माइनर इरिगेशन देखता है। तो उसी में माइनर इरिगेशन में भी दो पार्ट है, एक सरफेस है, एक ग्राउंड वाटर है। तो सरफेस में जैसे आहर, पैन, ताल, तलैया, नदी, नाला, ये सब माइनर इरिगेशन का एक पार्ट है। और दूसरा जो ग्राउंड वाटर की बात करते हैं, जिसको हम लोग ट्यूबवेल में कहते हैं, ट्यूबवेल में है, लिफ्ट इरिगेशन है, ये सब भी एक पार्ट है। तो हमारे के यहाँ आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इरिगेशन का पूछा जाएगा, जैसे कि आहर किसको कहते हैं, पैन किसको कहते हैं, केनाल किसको कहते हैं, डैम कैसे, कहाँ कंस्ट्रक्शन होता है, ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे अब आहर है, तो आहर का डिफिनेशन क्या है भाई? तो आहर भी एक रिजर्वायर है। जी सर। जैसे बड़े बड़े रिजर्वायर जो बनाए जाते हैं, तो रिजर्व बने जाते हैं तो दो वैली के बीच को जोड़ करके जो वाटर पीछे कैचमेंट एरिया में जो वाटर स्टोर करते हैं, इसके बाद में उसका लेवल ऊपर करके फिर कैनाल से पानी निकाल करके फील्ड में फील्ड टू फील्ड चैनल पानी भेजते हैं, इरिगेशन करते हैं। और वही काम गांव में चले जाइए, हर गांव में एक खंधा होता है। तो खंधा होता है तो खंधा में एक पानी स्टोर करने के लिए आहर बनाया जाता है, जिसमें दो तरफ से उसको एम्बैंकमेंट ब्लॉक कर दिया जाता है, मिट्टी से घेर दिया जाता है, तो जिसको बांध कहते हैं। बांध को घेर दीजिएगा और पानी का स्टोर कर दीजिए, उसी में आउटलेट दे दीजिएगा, फिर पानी से आप फील्ड में वाटर स्टोरेज। तो वही एक वाटर स्टोरेज है, छोटा सा वाटर स्टोरेज है, उसको हम आहर कहते हैं। फिर उसे फिर निकाल करके फिर पैन एक होता है। पैन क्या है? पैन भी वाटर कैरी करने का एक साधन है कि पानी को ले जाता है। और दोनों में अंतर है कि जो आहर और पैन है, तो पैन जितने भी हैं वो सब नेचुरल हैं, वो आर्टिफिशियल नहीं है। जब हम केनाल बनाते हैं, रीज केनाल बनाते हैं कि सबसे ऊपर से ले जाते हैं ताकि पानी दोनों तरफ, लेफ्ट और राइट दोनों तरफ पानी का फ्लो हो और अधिक से अधिक खेत बचे, सिंचाई हो सके। लेकिन जो पैन की बात जहाँ तक आती है तो ये नेचुरल है। वाटर कैरी भी करता है, वाटर कैरी वो भी करता है, लेकिन इससे है
पैन से यह नहीं है कि फिल टू फिल पटेगा, उसको कहीं रोक देते हैं, पानी को हाइट बढ़ाते हैं और फिर उसको पटा लेते हैं, फिर आगे ले जाते हैं, फिर बढ़ते जाता है, चला जाता है। और दूसरी बात एक भी है कि ये एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक पानी को पहुंचाने का काम भी ये करता है जी। तो पैन हमारे के यहाँ बिहार में काफ़ी संख्या में था और ख़ास करके गया में जी। आहार पैन की संख्या सबसे ज़्यादा रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। इसलिए गया में जब आहार पैन की संख्या ज़्यादा रहा, जिसके कारण फर्स्ट सेकंड थर्ड अकाल पड़ा, उस समय भी वहाँ रिलीफ बांटने की आवश्यकता नहीं पड़ी थी। अच्छा अच्छा। क्योंकि इतना आहार पैन था कि पानी स्टोरेज हो जाता था। अब पानी स्टोरेज हो जाता था, उससे पानी से सिंचाई कर करके आप खेती कर लेते थे, लोग खुशहाल स्थिति रहती थी। लेकिन आए दिन में देखा जा रहा है कि इंक्रोचमेंट होता गया, जितने भी आहार पैन हैं सबको इंक्रोच करके भर दिया गया, रोड बना दिया गया, घर बना दिया गया, स्कूल बना दिया गया, बेसिकली ख़त्म हो जा रहा है। लेकिन अब सरकार उस पर जागरूक हो गई है। अब उसको भी इंक्रोचमेंट को हटाया जा रहा है और इसको पुनः रिस्टोर किया जा रहा है। हमारी सरकार माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, इनके मार्गदर्शन में अभी जल जीवन हरियाली एक योजना लाई गई है और यह जल जीवन हरियाली योजना बहुत महत्वपूर्ण योजना है जो पूरे भारत में लागू होना चाहिए। जी सर। जो स्थिति अभी है वाटर स्कार्सिटी का, तो वाटर स्कार्सिटी का प्रॉब्लम को सोल्व करने का केवल और केवल मात्र यही एक सोल्यूशन है, जल जीवन हरियाली। जल है, हरियाली है, तभी आपका जीवन है। जब जल नहीं रहेगा, हरियाली नहीं रहेगा तो आदमी का लाइफ नहीं रहेगा, कोई मतलब नहीं है। जल नहीं है तो भोजन नहीं मिलेगा, सिंचाई नहीं होगा, और हरियाली नहीं है तो शुद्ध है हवा नहीं मिलेगी, तो हवा नहीं मिले तो फिर लाइफ रहेगा कैसे। इसलिए इस पर सरकार ने जो महत्वाकांक्षी योजना बनाया है जल जीवन हरियाली योजना, ये बहुत महत्वाकांक्षी योजना है और यह आज की डेट में इस कार्यान्वयन हो रहा है, जिससे वाटर लेवल जो गिरता जा रहा था पिछले 2 साल से ही स्टार्ट हुआ है, पिछले साल ही मोस्टली ज़्यादा हुआ है। हाँ, एक साल में ही अंदर में वाटर लेवल बहुत बढ़ गया। आप साउथ बिहार में चले जाइए तो जहाँ पानी का स्कार्सिटी के वाटर लेवल बहुत नीचे हो गया था, एक साल में जो काम हुआ है उसके बल पर पानी का लेवल ऊपर आ गया और लोग सब खुशहाल हो रहे हैं, हो गया। तो ये बहुत अच्छी योजना है। तो हम लोग विषय पर थे कि जल जीवन हरियाली, उसी में हम लोग बतला रहे थे कि आहार पैन जितने भी हैं सब अगर रिनोवेट हो जाते हैं, जितने भी आहार पैन हैं पूरे बिहार में, तो उससे हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा। जैसे ग्राउंड वाटर लेवल, ऑब्वियस है कि जैसे ही जितने भी वाटर बॉडीज हैं, चाहे वह आहार हो, पैन हो, ताल हो, तलैया हो, छोटे जितने भी ताल तलैया हैं, सब में यदि वाटर स्टोरेज कर लेंगे तो वाटर लेवल ऊपर आ जाएगा। उससे हमको 2 फायदा होगा, वाटर लेवल से ग्राउंड वाटर भी लेवल हो जाएगा और इरिगेशन भी उससे आप करा सकते हैं। देखिए, खाने के लिए तो आप कहते हैं कि हम पार्सल से मंगा लेंगे, मोल से मंगा लेंगे, फलना से मंगा लेंगे। पानी भी ड्रिंकिंग के लिए बोतल का पानी पी लेंगे। जानवर को पानी कहाँ से पिलाइएगा? जी सर। चिड़िया को पानी कहाँ से पिलाइएगा? जीव जंतु को कहाँ से पानी पिलाइएगा? ये जितने वाटर बॉडी हैं उसको तो रिस्टोर होना ही चाहिए। और हमारी सरकार इस पर बहुत काम कर रही है और बहुत अच्छे ढंग से सब जगह काम हो रहे हैं। तो इस पर आपका प्रश्न पूछा जाएगा। जैसे इरिगेशन का बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, डेल्टा ड्यूटी। जी सर। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा क्या है, ड्यूटी क्या है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्रॉप पीरियड हो गया, क्रॉप पीरियड क्या है, वेस्ट पीरियड क्या है, वेस्ट फ्लो क्या है। तो रिजर्वायर में पूछा जाएगा कि रिजर्वायर का जो बनाते हैं तो कितने साल के लिए बनाते हैं, उसका HFL कैसे फिक्स करते हैं, फ्री वोड क्या लेते हैं, केनाल कहाँ से निकालते हैं। तो जब हम लोग रिजर्वायर बनाते हैं तो रिजर्वायर का से जब आउटलेट दे करके पानी निकालते हैं, तो जब केनाल बनता है मेन केनाल, तो मेन केनाल हो तो मेन केनाल तो फीडर हो गया, इसके अंदर ब्रांच केनाल
डिस्ट्रीब्यूटिव, जहाँ से पानी सबको सप्लाई कर रहे हैं, फिल टू फिल पार्ट, तो वो कहाँ पर बनना चाहिए। तो जब हमारा जैसे ही रीच से बनाएंगे, तो रीच से बनाएंगे तो पानी का फ्लो डाउन में तो आसानी से हो जाएगा, ग्रेविटी फ्लो हो जाएगा। तो रीच से जब बनेगा तो मैक्सिमम हमारा एरिया का सिंचाई हो सकता है। तो ये प्रश्न उठेगा कि कहाँ पर लेना चाहिए, तो उसमें कॉन्टूरिंग देखा जाता है कि कॉन्टूर में दे देखते हैं कि कॉन्टूरिंग कर करके हम लेते हैं कि कॉन्टूर जैसे ही खोलिएगा तो आपको पता लग जाएगा कि किधर से फ्लो हो जाएगा, अब पानी निकल जाएगा। अब देखना है कि हमको पानी कितना लेना है उस कैनाल में, मेन कैनाल में, ब्रांच कैनाल या जो भी कैनाल लें, तो उसमें कितना क्या उसका डिजाइन होना चाहिए। तो एक डिजाइन तो होता है कैपेसिटी पर, जी सर, कि आप कितना एरिया को, कैचमेंट के एरिया कितना कमांड एरिया को आप इरिगेट कर रहे हैं, वह टेल एंड से कैलकुलेशन कीजिए। जी सर, टेल एंड में कैलकुलेट कीजिए, फिर उसका लॉस निकालिए, आगे बढ़ते जाइए। तो लास्ट आकर के फिर जहाँ आउटलेट है इन पॉइंट पर, वहाँ पर क्या क्या स्टोरेज होगा, वहाँ पर से कितना हमारा वाटर सप्लाई करेंगे कि हमारा सब वहाँ पर फिल हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन है, इस तरह से देखना पड़ेगा। HFL देखना पड़ेगा, हाई फ्लड लेवल देखना, फ्री बोर्ड देखना है। अच्छा, जैसे देखिए आप देखे होंगे जितने भी कैनाल हैं, सोन कैनाल हो, कोसी कैनाल हो, जितने भी हैं, तो आप उसमें देखते होंगे कि कैनाल के बगल में एक सर्विस रोड हुआ करता था। हाँ सर। तो मोस्टली सर्विस रोड अब रोड हो गया है जी। उससे दो फायदा हो गया है। पहले तो केवल इंजीनियर लोग उस पर जाते थे, सर्विस रोड नाम ही था उसका। सर्विस रोड पर इंस्पेक्शन के लिए जाते थे, देखते थे कि कहाँ भी फुल है, कहाँ डैमेज है, कैसे इसका स्टोर किया जाए। अब आज के डेट में जब वो रोड बन गया है, तो रोड का मेंटेनेंस होने से क्या हो गया कि उसका मेंटेन होता चला गया, तो किसी तरह के डैमेज होने की संभावना से बचा जा रहा है। और उसमें यदि होता भी है तो तुरंत आदमी वहाँ पर अवेलेबल रहता है, उसको ठीक कर लेता है। तो हम लोग को कैनाल का फ्लो बढ़िया से हो जाता है, यह भी अच्छी चीज़ है। और जनता के लिए भी वो मिल गया कि जनता को एक नया रोड मिल गया। तो इरिगेशन का ये प्रश्न उठ सकता है, पूछा जाएगा कि ये सब क्या है, कैनाल का डिज़ाइन कैसे करते हैं, आउटलेट का डिज़ाइन कैसे करते हैं, स्पिलवे का क्या फंक्शन है, स्पिलवे क्या है, क्यों स्पिलवे बनाया जाता है। हाँ, डैम के कंडीशन में आएंगे। तो अब झारखंड में, बिहार और झारखंड के बन जाने के बाद डैम तो यहाँ कम रहा, लेकिन रिजर्वायर वगैरह डैम कम हो गया। लेकिन फिर जो भी है, बियर वगैरह है, बियर हो गया, बियर बराज है, ये सब तो हमारे के यहाँ है। बराज अच्छा है। तो बराज, अब देखिए, अब बियर और डैम और वगैरह सब जो भी हो, लेकिन मेरा सिस्टम तो है कैनाल। कैनाल से पानी निकाल करके किसानों को पानी देना। एट द एंड हमारा फील्ड तक पानी पहुंचाना है, चाहे बैराज से पहुंचाइए, चाहे रिजर्वायर बना करके बनाइए, डैम बना के बनाइए। तो मुद्दा तो है कि पानी पहुंचाना, इरिगेशन देना। तो इरिगेशन के पद्धति सिस्टम में आपको इरिगेशन का थोरोली अध्ययन करना चाहिए। और उसी जितने भी हर चैप्टर को पढ़ेंगे ना, तो उसमें अपने ऑटोमेटिक आ जाएगा। जैसे अभी हमने ड्यूटी, डेल्टा, क्रॉप टाइमिंग बताया कि कितना बेस्ट पीरियड क्या है, क्या जी का है, और उसका डिजाइन फॉर्मूला पर डिजाइन, हाँ, बेसिक पैरामीटर, चैनल का कैसे डिजाइन करेंगे, तो ये सब तो कौन सा थ्योरी लगाएंगे, कैनेटिक थ्योरी है ये सब। फिर एक जैसे आज फिर मुद्दा आ जाएगा, जब जैसे ही जल की बात हो रहे थे, हाइड्रोलॉजी में बर्नौलीज थ्योरम वगैरह पढ़े होंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, सब जो है उस सब पर बेसिक चीज़ें सब बेसिक कंसेप्ट पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और बेसिकली तो सब पढ़े हुए हैं, लेकिन याद नहीं रहता है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो बेसिक चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब बेसिक चीज़ पर ध्यान दीजिएगा, छोटे छोटे, जैसे मैंने बताया काइनेटिक एनर्जी क्या है, बर्नौलीज थ्योरम क्या है, क्यों अप्लाई किया जाता है, फलाना फार्मूला क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल। और ज़्यादा डीप में चांसेस हैं कि नहीं पूछेंगे। देखिए, यदि आपको डीप जानकारी है, तो उसमें यदि कोई क्वेश्चन और सब्जेक्टिव टाइप का, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछे, तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा, याद आ जाएगा क्या है। फार्मूला जो उतना भी याद रखिएगा, तो हर जगह का याद हो जाएगा कि इसमें क्या है। जैसे हमने बोला कि कैनाल
डिज़ाइन करना है, कोई चैनल का डिज़ाइन करना है, तो चैनल का बी कितना लेते हैं, डी कितना लेते हैं, स्लोप कितना लेते हैं, फ्लड का क्वेश्चन है, इम्बैकमेंट बनता है, तो इम्बैकमेंट में अर्थन जितना भी अर्थन है सबका है, अर्थन है तो उसमें स्लोप कितना लेना चाहिए, स्लोप स्टीप, यदि स्टीप रहेगा तो कट ज़्यादा होता है, जितने फ्लैट रहेगा उतना ही पर अपना सील्ड कहाँ डिपोजिट होता है, उसका क्या हटाने के लिए ना हो क्या करना पड़ता है। फ्लड के समय में जैसे मान लीजिए बनते हाथे देखते हैं कि सील डिपॉजिट हो जाता है, तो सील डिपॉजिट को कैसे हटाएंगे, तो उसमें एक चैनल काट दिया जाता है। जैसे ही कोई सील डिपॉजिट हुआ, चैनल कट गया, थोड़ा सा ही पानी इसमें पेश करेगा तो फिर ऑटोमेटिक सबको वॉश आउट कर देगा, सबको पानी को लेकर चला जाएगा, सील डिपॉजिट वहाँ से समाप्त हो जाएगा। उसकी तरह की जैसे कि फिश को, मछलियों को सेफ्टी रखने के लिए फिश लैडर का वगैरह का यूज करते हैं। हाँ, वो तो फिर करते हैं, उधर डिज़ाइन का मिशिया है, लेकिन ये सब लैडर वगैरह का क्वेश्चन हम समझ पे कि आपने पूछा जाएगा। जैसे केनाल वगैरह में लैडर वगैरह देते हैं तो हम लोग फिश उसके लिए नहीं देते हैं। एक्चुअली में कोई आदमी गिर गया या जानवर गिर गया, पानी ज़्यादा है तो किसी जाएगा तो एक सेफ्टी है, वहाँ पर पकड़ सकता है, चढ़ सकता है। कोई आदमी नीचे से ऊपर जा रहा है तो और फिश के पॉइंट ऑफ व्यू से मछली वगैरह के लिए हम लोग उसमें कोई डिज़ाइन नहीं रहता है, वो सब ध्यान नहीं दिया जाता है। वो केवल डिज़ाइन सेफ्टी देखना है और पानी का फ्लो होना चाहिए और मैक्सिमम पानी हमारा यूटिलाइज हो, लॉसेज कम हो, इसका ध्यान दिया जाता है। एफिशिएंसी, मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे हम निकाल सकते हैं कैसे। और फिश उसका कुछ नहीं रहता है, फिश वगैरह का कोई ध्यान नहीं जाता, उसमें डिज़ाइन में कहीं कोई इसका जिक्र नहीं रहता है। डैम में है फिर तो डैम का क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब हम लोग फिर आ जाते हैं कि जल जीवन हरियाली पर भी जैसे बताया, तो अभी उसी रिस्पेक्ट में एक और स्कीम हमारे के यहाँ आया है, हर खेत को सिंचाई का पानी। अच्छा। जैसे अभी मैंने बताया कि कोई भी फील्ड में कोई भी कृषि, जो कृषि प्रधान देश है, कृषि के लिए जो ज़मीन है उसमें हम लोग पानी पहुँचाने के लिए, तो अब है कि हर खेत को पानी मिलना चाहिए, सिंचाई का पानी। तो हर खेत को सिंचाई का पानी कैसे मिल सकता है, जैसे कोई हमारा केनाल कहीं क्रॉस किया है तो केनाल से पानी मिला, तो केनाल से पानी सपोज कि एक वंचित है, केनाल के पानी नहीं मिला तो वंचित हो गया वो क्षेत्र को पानी नहीं मिला। अब दूसरा उपाय क्या है, तो ट्यूबवेल। तो अभी बिहार में 10,240 ट्यूबवेल लगे हुए हैं। तो 10,240 ट्यूबवेल में 50% वर्क में है, 50% ही वर्किंग में नहीं है, लेकिन उस पर ही किया जा रहा है। क्योंकि अभी जितने भी ट्यूबवेल हम लोग का था वो ग्राम पंचायत को हैंड ओवर हो गया है। तो ग्राम पंचायत के मुखिया द्वारा उसका संचालन किया जा रहा है और उन्हीं को आवंटन दे करके उसको चालू किया जा रहा है और ये सफलता मिली है और अच्छा काम हो रहा है। तो 50% अभी करीब चालू है। तो 50% जो बंद है उसको भी चालू करने का कार्रवाई की जा रही है और हो सकता है कि अगले फाइनेंशियल ईयर तक लगी हुई सब चालू हो जाए। तो हर खेत के पानी में ये भी मांग उठी है कि जहाँ जिस खेत में पानी नहीं है उसमें ट्यूबवेल लगा दिया जाए। अच्छा। तो ट्यूबवेल लगाने का प्रस्ताव एक है। तो ट्यूबवेल तो चलेगा बिजली से, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, तो इलेक्ट्रिसिटी की उसमें आवश्यकता है। तो बिजली विभाग वहाँ क्या करेगा, तो वहाँ पर वाटर इलेक्ट्रिक सप्लाई कराएगा, पॉल गाड़ करके तार लगा करके वापस उपलब्ध कर देगा। फिर वहाँ पर है पंचायती राज को भी जोड़ दिया गया है, उसमें ग्रामीण विकास जोड़ दिया गया है। मतलब किसी भी प्रकार से जिस पद्धति से हो हर खेत में पानी मिले, सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है। इसका सर्वे चल रहा है और सर्वे करने में जो भी तकनीकी सर्वेक्षण हो रहा है तो उसमें 4-5 विभाग उसमें लगे हुए हैं, जिसमें मेजर रोल इरिगेशन और माइनर इरिगेशन कर रहा है। क्योंकि माइनर इरिगेशन और इरिगेशन ही एक ऐसा विभाग है जो सिंचाई का काम करता है। तो सिंचाई का काम तो ऑब्वियस है कि लोग करना पड़ेगा कि किस सिस्टम से वो खेत को पानी पहुँचे। बिजली तो पहुँचा देगा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, लेकिन पानी
सप्लाई करने के लिए इरिगेशन ही हो, तो इरिगेशन और माइनर इरिगेशन ही दोनों मिलकर करेगा। तो अगर वहाँ पर कैनाल सिस्टम से, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से वहाँ पानी पहुँच जाए तो ठीक है, अदरवाइज ट्यूबवेल या लिफ्ट इरिगेशन। एक लिफ्ट इरिगेशन होता है। लिफ्ट इरिगेशन का कॉन्सेप्ट बता देते हैं कि लिफ्ट इरिगेशन वहाँ होता है जहाँ पर वाटर सोर्स जो हो, पानी का सोर्स जो हो, वो हमेशा होना चाहिए, सालों भर। जैसे गर्मी बरसात के समय तो पानी अवेलेबल हो जाता है, लेकिन पानी उससे तो काम चलेगा नहीं। उसका कैपेसिटी आपको जितना भी लिफ्ट इरिगेशन है वो करीब 30 HP का मोटर लगा हुआ है, तो उसको वाटर ज़्यादा चाहिए। तो जहाँ पर चौर एरिया, चौर समझते हैं, चौर माने डाउन पोर्शन होता है जहाँ पानी लगा हुआ रहता है, पानी अवेलेबल रहता है थ्रू आउट द ईयर। बरसात में तो रहेगा ही, बरसात के बाद ही उसमें पानी रहेगा, ताकि उस पानी को लिफ्ट कर करके हम लोग मैकेनिकल मीन से ले जाएंगे। तो ये इसकी भी मांग हुई है बहुत जगह, तो ये भी कम है। अभी 100 दिन के अंदर में इसको पूरा करना है। अभी तो हमको लगता है कि 1 महीना हुआ है, अभी काफ़ी समय लगेगा। सर्वेक्षण चल रहा है, सर्वेक्षण होने के बाद इसको कार्यान्वित किया जाना है। ये भी महत्वाकांक्षी योजना है जो जल जीवन हरियाली और से संबंधित कह सकते हैं इसको, कि हर खेत को पानी मिलेगा, पानी जल जीवन ये एक है, हर खेत को पानी। ट्यूबवेल की बात जहाँ तक है, 2 तरह की बात है अभी। एक तरफ से जो वाटर स्कार्सिटी हम जो बोले कि ग्राउंड वाटर का स्कार्सिटी होता जा रहा है, तो अभी तत्काल 3 जोन में बटा हुआ है। क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल और ओवर एक्सप्लॉइटेड। तो जहाँ ओवर एक्सप्लॉइटेड जोन हो गया है, वहाँ से सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड करता है कि पानी उसको मत निकालिए। हाँ सर। जो क्रिटिकल है वहाँ से भी मत निकालिए, और जो सेमी क्रिटिकल में पहुँच जाएगा, माने वो क्रिटिकल के पहुँचने के कगार पर है, तो उसमें प्रॉब्लम है। तो अब जीवन जीने के लिए तो कुछ चाहिए, पानी के लिए चाहिए। तो ये भी जोन है। तो लेकिन वही वाटर, जब हम लोग जल जीवन हरियाली के तहत में जब वाटर रिचार्ज कर देंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यस, ऑब्वियस जब रिचार्ज होगा तो सॉल्व हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो सॉल्व हो जाएगा। तो इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाइड्रोलॉजी से क्वेश्चन होगा, और इरिगेशन का तो बताया है कि इरिगेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब जैसे आप लोग, मेरा तो सब्जेक्ट नहीं है लेकिन फिर भी बताते हैं कि जैसे रोड की बात है जी सर, तो रोड में भी है कि आप जानते हैं कि 1 से 1 एक्सप्रेसवे बन गया है, 1 से 1 NH बन गया है। तो उसमें भी है कि किस पट्टी में, किस लेन में आप चलेंगे तो आप ओवरटेक कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, कौन में चलेंगे तो कितना स्पीड तक चल सकते हैं, किस में कौन लेन में चलेंगे कि उस स्पीड से यदि कम चलेंगे तो फिर दिक्कत है, ज़्यादा चलेंगे तो दिक्कत होगा। तो उसको भी देख लेने की आवश्यकता है। स्पीड लिमिट हो गया, कलर हो गया, स्ट्रीट जो पट्टी बना हुआ था, पट्टी का कौन कलर है, उस कलर में देखिएगा कि उस कलर डिफाइंड है, इसका कलर डिफाइंड है कि एक कलर रहेगा तो आप दूसरे ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, इस कलर में रहेगा तो आप इतना आपका स्पीड लिमिट होना चाहिए। ये भी देख लेने की ज़रूरत है। रोड तो काफ़ी विकास किया है, रोड में तो कहना ही किया है, बहुत रोड विकास किया। तो रोड का क्या स्पेसिफिकेशन है, टाइप्स स्पेसिफिकेशन, पेमेंट की बात कर लें, फ्लेक्सिबल पेमेंट की बात कर लें, उसका डिज़ाइन क्राइटेरिया हो गया, उसके स्पेसिफिकेशंस हो गए, स्पेसिफिकेशन जरूर देखना होगा। अब जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसी चीज़ को ब्रिज कास्टिंग करते हैं, घर बनाते हैं, छत कास्टिंग करते हैं, रोड बनाते हैं, तो सबका ब्रिक का क्या साइज है? हाँ जी सर, है तो बहुत छोटा चीज़, लेकिन पूछ देगा कि ब्रिक का साइज बताइए, स्टैंडर्ड साइज क्या है, ये क्वेश्चन हो जाएगा। मोटर के बारे में पूछेगा कि 1:2:4 कि क्या कहते हैं, M20 है या M115 है? जी सर, M20, M15, M25 क्या उसका क्या है, कुछ प्रश्न हो जाएगा। उसका यदि M15 है तो M15 में सीमेंट कितना होता है, क्वेश्चन पूछ देगा। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। आरसीसी से कंक्रीट वाले से पूछा जाएगा। तो उसमें पढ़े थे ना कि 152/डिवाइड रेशियो, तो उतना सीमेंट निकल जाता है। तो इस तरह कैलकुलेट करके ये सब गेट वाई हार्ट रहना चाहिए, एकदम याद रखना चाहिए
फॉर्मूला याद रखिएगा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। जी आप सॉइल मैकेनिक्स में पढ़े थे, हाँ। याद है सॉइल मैकेनिक्स में पढ़े थे तो कि बोल पानी का कितना उसमें रहता है, वाटर कंटेंट कितना रहता है, क्या रहता है, इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। वाटर कंटेंट कैसे, पोरोसिटी कैसे फाइंड आउट, हाँ इसका सब पूछा जाएगा। ग्रेविटी, ये बेसिक कंसेप्ट के। तो सॉइल मैकेनिक्स का क्वेश्चन आ सकता है। तो सॉइल मैकेनिक्स इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, सॉइल मैकेनिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, हालांकि प्योर थ्योरी है लेकिन ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। सॉइल मैकेनिक्स फाउंडेशन, हाँ। जब हम सैलो और डीप फाउंडेशन में आ जाते हैं, हाँ। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक हो जाता है। हम लोग तो पढ़े हुए बहुत दिन हो गया है, लेकिन ये याद है कि उससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सॉइल मैकेनिक्स का भी क्वेश्चन रहेगा। और जैसे ब्रिक वर्क है तो ब्रिक वर्क का रेशियो है 1:4 है, 1:6 है, तो 1 क्या है, 6 में क्या रहता है, वाटर कंटेंट कितना आना चाहिए, हम लोग 1, 2, 4 में मिक्स करते हैं तो पानी कितना रहना चाहिए, ये सब वाटर करने ये सब क्वेश्चन रहेगा, ये सबसे पूछना चाहिए और ये सबसे पूछा जा सकता है, तो ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। बेसिकली सभी प्रकार के बेसिकली क्वेश्चन को याद रखना चाहिए। ओवरऑल अगर सब्जेक्ट वाइज देखा जाए तो जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सारे सब्जेक्ट से बेसिक कंसेप्ट, बेसिक नॉलेज जो होंगे वो मतलब इम्पॉर्टेंट है। लेकिन बहुत सभी सब्जेक्ट से कहाँ पूछता है, मोस्टली तो हमको लगता है इरिगेशन का पूछेगा, रोड का पूछेगा, ब्रिज का पूछेगा, PhD का पूछेगा, और बहुत सा तो सॉइल हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, इरिगेशन हो गया। इन्वायरमेंट तो आप ऐसे आदमी को डेली देख रहा है, इन्वायरमेंट तो ऐसे भी सब याद रहता है आदमी को, तो ये सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है सर, तो अंततः अगर कोई बच्चों को टिप्स देना चाहते हैं सर अपने तरफ से कि और भी कोई किस तरीके से उनको प्रेजेंट होना है, तो प्लीज़ लास्ट में आप सब बता दीजिए। हाँ देखिए, आप सरकार के क्लास 2 ऑफिसर बनने जा रहे हैं, गजेटेड ऑफिसर बनने जा रहे हैं, तो गजेटेड ऑफिसर का अपना डिफिनेशन होता है। आपको स्मार्ट होना चाहिए, बिल्कुल, आपको बॉडी लैंग्वेज बताएगा कि आप ऑफिसर हैं, तो बॉडी लैंग्वेज तो मेंटेन करना चाहिए। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। इंटरव्यू के समय जाइए तो बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, और आवाज़ जो आपको होना चाहिए एकदम रिस्पेक्टेबल होना चाहिए। जी सर। और शांत ढंग से बोलना चाहिए। यदि आपकी आवाज़ कड़ा भी है तो उसमें पोलाइट ढंग से बात करना चाहिए, विथ मैनर। क्योंकि आप एक इंजीनियर हैं तो आपको तो मैनर क्लास में उसमें आपको फर्स्ट ईयर में सिखा दिया गया था, तो मैनर के साथ ही प्रस्तुत होना चाहिए और रिस्पेक्टेबली बात करना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए, बैठने का ढंग होना चाहिए। उनसे जो पूछा गया अगर आपको नहीं सुनाई दिया तो पार्डन प्लीज़, इस तरह से बात कर करके उन्हें पूछिए। और जॉली मूड में, कोई टेंशन मत लीजिए, टेंशन नहीं लेना है। जो भी क्वेश्चन आएगा, आप तो सब पढ़े हुए, सब तो पढ़ा हुआ रहता ही है, सब तो रहता ही है, तो उसको उसी ढंग से शॉर्ट पीरियड में जवाब दे देना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इंटरव्यू जिसमें हो तो पेशेंस रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप पेशेंस लूज नहीं करेंगे, ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन यदि पूछ दे तो आप पसीने पसीने हो जाएंगे, तो आपको लूज हो जाएगा। बिल्कुल पेशेंस रखिए एकदम। आपको यदि क्वेश्चन नहीं भी है, कुछ याद नहीं रहा है, तो प्रेजेंस ऑफ माइंड लेके सब रिकॉल हो जाएगा। पेशेंस लूज कीजिएगा तो फिर कुछ जो याद है सो ही भूल जाइएगा। इसलिए पेशेंसली सुनिए और आंसर टू द पॉइंट दीजिए। ठीक है सर, तो आज के लिए इतना ही। तो 2017 की तरफ से, बच्चों की तरफ से सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।